Hello everyone, this is Professor Ashish Kumar Nayyar. I welcome you all to my channel Prodigy Tutorials. So if you are new here, consider subscribing and do not forget to click the bell icon. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन. होप आप लोग सब सही हैं. In this session I'll try to explain what is copy constructor, how it looks like, that is I'll show you the syntax, we'll look at the working of copy constructors, and I shall try to explain you all possible situations in which it is automatically called. We shall see how default copy constructor functions, and we shall look at scenario where it becomes very important to explicitly define a copy constructor. Last but not the least, we shall look at the topic shallow copy versus deep copy. It is something that is very frequently asked in interviews. So let us start the session. So first of all, we have a definition for copy constructor. It goes like: a copy constructor is a member function which initializes an object using another object of the same class. तो बेसिकली आपने कंस्ट्रक्टर्स तो देखे हैं, आपने क्लासेस भी देखी हैं बेटा. कंस्ट्रक्टर्स हमने पढ़ा था कि ये स्पेशल मेंबर फंक्शंस होते हैं, पब्लिक सेक्शन में लिखा जाता है. कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, वॉइड भी नहीं लिखते. कंस्ट्रक्टर्स की ओवरलोडिंग अलाउड होती है. बिना आर्ग्यूमेंट्स वाले को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं. आर्ग्यूमेंट्स वाले तो आपने यूज किए ही हैं. ये एक स्पेशल कैटेगरी है कंस्ट्रक्टर की जिसको हमें समझना बाकी था. तो इस वीडियो में इसको देखते हैं कि ये क्या है. So on the screen here we have a copy constructor general definition which is shown here. It goes like, it starts with class name. देखो constructor का नाम तो वही होता है जो class का नाम है, but it in the parenthesis you can see that we are passing a reference of a ready-made object. ये reference of ready-made object क्या है copy constructor में, यही खास चीज है. देखिए main में, inside main you can see we have used English distance class. वो feet inches वाली class है ये, जो हमने पहले कई बार यूज की हुई है. उसका एक object बनाया D1. D1 ऑब्जेक्ट जो तैयार होगा वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से तैयार होगा. मान लेते हैं उसके अंदर 0 वैल्यूज अगर इनिशियलाइज करने में डाली होंगी तो वही अवेलेबल होंगी. मगर यहां देखिए क्लियर स्क्रीन के नीचे वाला स्टेटमेंट. इस क्लियर स्क्रीन के नीचे वाले स्टेटमेंट में हमने D2 को बिल्ड करते समय D1 को यूज में लाया. मींस हम क्या चाहते हैं, हमारा D2 D1 की एग्जैक्ट हूबहू कॉपी तैयार हो जाए. मैं D1 एक जो रेडीमेड ऑब्जेक्ट है जो पहले बन चुका है उसको यूज करके एक नई कॉपी तैयार कर रहा हूं D2. इसके लिए मुझे चाहिए कॉपी कंस्ट्रक्टर. कॉपी कंस्ट्रक्टर कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, आप देख सकते हैं. क्योंकि ये क्लास के अंदर डिक्लेयर और मैं मान रहा हूं क्लास के बाहर डिफाइंड है, तो वी गो विथ द नेम ऑफ क्लास, वी राइट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन वी गिव नेम टू द कंस्ट्रक्टर व्हिच ऑफ कोर्स इज डिस्टेंस. इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट वन ऑब्जेक्ट एज रेफरेंस. तो मैंने DI यहां पे पास किया है. DI के अंदर जो डाटा आया है ये D1 जो है वो ही DI में पहुंचेगा और D1 की वैल्यूज ही इस DI में अवेलेबल होंगी, ऐसा मान के हम समझ रहे हैं. तो D1 का डाटा DI में आ गया तो DI.feet will be used to initialize D2's feet. Similarly, DI's inches will be used for initializing D2's inches. तो ये जो चीज आप यहाँ रेक्टेंगुलर ब्लॉक में देख रहे हैं इसी को कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं. ये एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की कॉपी यूज करता है एक नए ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, या दूसरे शब्दों में कहें तो आप एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यूजिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट. तो आप एक तरीके से कॉपी तैयार कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है कॉपी कंस्ट्रक्टर. सो D1 इज यूज्ड टू क्रिएट D2 और D2 इज अ कॉपी ऑफ D1, जैसा चाहे आप बोल सकते हैं. बोथ थिंग्स आर सेम. नाउ वी हैव डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर. डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अगर आप अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो यू गेट डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर. When we do not create a copy constructor, then compiler provides us a default copy constructor. जब हम अपना कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो एक डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर हमें कंपाइलर से भी मिलता है. देखो सच्चाई है कि वो कुछ काम में तो ठीक है, उससे कुछ काम आप कर सकते हैं, वो कुछ काम वो कर भी देता है, मगर बहुत सारी जगहों पे उससे काम नहीं चलने वाला. आपको अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखना ही होगा. ये अभी आपको आने वाली स्लाइड्स में अपने आप क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो पहले देखते हैं डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर है क्या. अच्छा, for most general and simple cases default copy constructor is sufficient and writing an explicit one may not be required, जैसा कि मैंने अभी बोला था. But
If you wish to create new object after modifying the values of the current object, then explicit definition of copy constructor is required. सवाल ये है कि आप पीछे देखिए जो मैंने यहाँ कंस्ट्रक्टर यूज किया, डी के फीट को मैंने एज इट इज फीट में डाल दिया, डी के इंचेस को एज इट इज मैंने उसके इंचेस में डाल दिया। मगर अगर आपको ये काम तो आप इस कंस्ट्रक्टर को ना भी बनाए तो भी हो जाएगा, आप ये डायरेक्टली भी चलने देना, ये कोड ना भी लिखे तो भी आपकी कॉपी तो बनने वाली थी। इस एग्जैक्ट कॉपी की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कंपाइलर से मिल जाता है और वो ये काम कर देगा। ये कब लिखना जरूरी हो जाता है, मान लीजिए मैं डी के फीट को पहले इंक्रीमेंट करना चाहता हूं और फिर अपने फीट में डालना चाहता हूं। If I wish to modify the values of existing object before assigning them to new object, in that case writing this constructor is important. अभी तो इसको ना भी लेके आप डायरेक्टली डिस्टेंस d2 d1 लिख दे तो डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर से काम चल सकता है, मगर ये कब लिखने की जरूरत आ जाती है, जब बिफोर मेकिंग अ कॉपी इफ यू विश टू मॉडिफाई द फील्ड वैल्यूज, तो उसमें तो इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी ना। तो ये बात मैंने आपको इस पॉइंट नंबर 3 में समझाने की कोशिश की थी। इफ यू विश टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट after modifying values of the current object, then explicit definition is required. Fourth point, default copy constructor does shallow copy, and for deep copy we need to explicitly define our own copy constructor. तो ये पॉइंट नंबर 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। तो ये शैलो कॉपी डीप कॉपी क्या है, आने वाली स्लाइड्स में आपको मैं समझाने वाला हूं, तो इसको वहीं पे समझेंगे। अभी तो इतना याद रखिए कि शैलो कॉपी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से हो जाता है काम, मगर डीप कॉपी क्या होती है मैं समझाऊंगा आपको आगे। उसके लिए तो आपको अपना एक्सप्लिसिट कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखना ही होगा, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं क्या क्या आ रहा है। चलिए, डिफॉल्ट कॉपी के बारे में तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपसे शेयर किए। A copy constructor may be automatically called by the compiler in following cases. ये भी एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसे कौन से सिनेरियो है, ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जहां कॉपी कंस्ट्रक्टर अपने आप कंपाइलर कॉल करता है। तो लेट अस लुक एट दोस कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1, when an object of a class is returned by value, जब आप किसी फंक्शन से एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहे होते हैं तो एक्चुअली में उस ऑब्जेक्ट की एक कॉपी रिटर्न होती है, इसी को कहते हैं रिटर्निंग बाय वैल्यू या रिटर्निंग बाय कॉपी। तो उस काम के लिए कंपाइलर अपने आप कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। काम नंबर 2, when an object of a class is passed as a value, जब आपने पढ़ा है आर्गुमेंट पासिंग जो फंक्शन में होती है वो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस दो तरीके से होती है। स्पेशली इन केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू पैरामीटर पासिंग क्या होता है, मेन के ऑब्जेक्ट को जब आप एक फंक्शन में भेजेंगे तो उसकी कॉपी पास होती है फंक्शन में। कॉल बाय वैल्यू में डेटा की कॉपी क्रिएट होती है, तो वो कॉपी कैसे बनेगी, उसके लिए कंपाइलर अपने आप कॉपी कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करता है। तो ये 2 केसेस तो हो गए। तीसरा केस देखते हैं। व्हेन कंपाइलर जनरेट्स अ टेम्पररी ऑब्जेक्ट, जब कंपाइलर को किसी काम के लिए कोई टेम्पररी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ जाता है तो उसके लिए वो कॉपी कंस्ट्रक्टर को ही यूज में लाता है। फोर्थ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, ये तो वो D2 से D1 को बनाने वाला काम, अभी आपने पीछे देखा था हमने D2 ऑब्जेक्ट को बनाते वक्त D1 ऑब्जेक्ट को एज अ कॉपी यूज किया था। तो फोर्थ फॉर्म उसी की बात कर रहा है कि जब भी आप एक बने बनाए ऑब्जेक्ट से एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस समय भी कॉपी कंस्ट्रक्टर ही कॉल होता है। नाउ लेट अस लुक एट द नीड ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। देखो, डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर तो है ना, फिर बात यह है कि हम अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर क्यों बनाएं, ये समझना जानना बहुत जरूरी है। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप एक ऑब्जेक्ट की कॉपी तैयार कर रहे होते हैं तो इस काम को करने के लिए बिट वाइज कॉपी ऑपरेशन टेक्निक यूज होती है। बिट वाइज कॉपी ऑपरेशन क्या कहता है, आपका जो मर्जी डाटा आप लेके चलें, आप सब जानते हैं कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस, मतलब वो आपकी वैल्यू, चाहे वो इंटीजर वैल्यू हो, वो कैरेक्टर वैल्यू हो, उन सबको वो बिट्स में कन्वर्ट करता है, बाइनरी डेटा में कन्वर्ट करता है और फिर वो बिट बाय बिट कॉपी ऑपरेशन चलाता है। इसको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिए, आपके पास मान लीजिए क्लास है y, उसका एक ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है y1। y1 की मदद से आप y2 बनाना चाहते हैं, मतलब मैं क्या चाहता हूं, y2 में भी वही सामान आ जाए जो y1 में है। तो y1 में जो बनाते समय आपने जो भी सामान रखा होगा, जो डेटा वैल्यूज आपने रखे होंगे, वो बिट बाय बिट कॉपी होके y2 में पहुंचेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, y1 हो या y2 हो, वो दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को कॉपी, मतलब y2 क्या है, y2 इज कॉपी ऑफ y1, तो मतलब y2 बोलूं या y1 बोलूं, बोथ विल बी रेफरिंग टू सेम मेमोरी लोकेशन, वो सेम कॉपी को रेफर कर रहे होंगे। तो कई बार ये काम चल जाता है, ऐसे आप काम मैनेज कर सकते हैं। बोथ y1 y2 आर पॉइंटिंग टू सेम फिजिकल मेमोरी स्पेस, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और कई बार देयर आर सिचुएशंस इन व्हिच बिटवाइज कॉपी शुड नॉट बी यूज्ड।
तो हम अभी देखने वाले हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पे बिट वाइज कॉपी हम होने से रोकना चाहेंगे। इसकी खास तौर से जरूरत पड़ेगी जब आप डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर चला रहे होंगे। सिंपल सी बात है, अगर आपकी क्लास वाई का कोई भी ऑब्जेक्ट बनते समय जब वो बन रहा था उसने कोई मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट की है, तो वो डायनेमिकली क्रिएटेड मेमोरी के केस में आपको एक्सप्लिसिट कॉपी कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपने डायनेमिक मेमोरी नहीं यूज की है, मतलब आपके प्रोग्राम में न्यू का यूज नहीं किया गया है, तो आपको एक्सप्लिसिट कॉपी कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है। आपको एक्सप्लिसिट कॉपी कंस्ट्रक्टर की जरूरत खासतौर से तब है जब आपका ऑब्जेक्ट डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा हो। ठीक है, यही बात इस स्लाइड पे लिखी गई है। इसमें क्या कहता है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट डायनेमिकली एलोकेट्स मेमोरी। देखो वही बात आ गई, जब आपका ऑब्जेक्ट बनते समय कोई मेमोरी डायनेमिकली बनाएगा, मान लीजिए वाई को बनाया और वाई ने एक 5 कमरों का एरे बना लिया न्यू की मदद से। वाई क्रिएटेड some memory, y allocated some space in memory using new operator। तो जब आप y2 बनाएंगे तो क्या चाहते हो आप, y2 भी उसी जगह को पॉइंट करे जहां y1 पॉइंट कर रहा था, या y1 का एरे अलग था, y2 के लिए डायनेमिकली एक अलग एरे बनना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, आप चाहेंगे कि y2 के लिए सेपरेट एरे बने। ठीक है, हाँ पहले एरे का डाटा y2 के एरे में आ जाए वो दैट इज डिफरेंट, मगर दोनों का एरे सेम नहीं होना चाहिए। y1 ने डायनेमिकली एक 5 कमरों का एरे बनाया, उसमें कुछ सामान रखा, तो y2 को बनाते समय एक नया एरे बनाओ सबसे पहले 5 कमरों का, और y1 के 5 कमरों वाले सामान को y2 में कॉपी करो। दिस इज व्हाट वी एक्चुअली वांट। ठीक है, नाउ हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन, ये देखने वाली बात है। दिस मींस y2 विल बी यूजिंग द सेम पीस ऑफ एलोकेटेड मेमोरी दैट y1 इज यूजिंग इंस्टेड ऑफ एलोकेटिंग इट्स ओन। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे होगा। तो ये तो आप नहीं चाहेंगे, we'll never want that y1 and y2 will both be using the same array which we dynamically created. So what we actually want is this thing, we want that y1 should have separate array, y2 should have space for its own separate array। ये एक राइट वे है जो हम चाहेंगे कि एक्चुअली हो, और ये पीछे वाला तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ठीक है, अब ये कैसे होगा उसको समझना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। So for this we need to understand what is the difference between shallow copy और ये deep copy concept इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा बेटा पूछा जाता है। इसको समझने के लिए मैं फिर से आपको बता देता हूं कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं और वो ऑब्जेक्ट न्यू की मदद से डायनामिकली कोई मेमोरी एलोकेट करता है, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसने डायनामिक मेमोरी एलोकेट करी अपने किसी काम के लिए। ठीक है, फिर आप इस ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं एक नए ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाने के लिए, तो बाय डिफॉल्ट शैलो कॉपी होता है। शैलो कॉपी में क्या होगा, आपके पहले ऑब्जेक्ट ने 5 कमरे बुक किए थे, तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा वो भी उन्हीं 5 कमरों को पॉइंट कर रहा होगा, ना कि उसके सेपरेट 5 कमरे होंगे। ठीक है, शैलो कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉपीज all of the member field values. This works properly as long as the fields are simple. मगर जब डायनेमिक की बात आ जाएगी तो फिर काम बिगड़ जाएगा, बट मे नॉट वर्क विद द फील्ड्स दैट पॉइंट टू डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी। इन सच अ केस पॉइंटर्स कंटेंट, पॉइंटर कंटेंट समझ रहे हो, एड्रेस विल बी कॉपीड बट द मेमोरी इट पॉइंट्स टू विल नॉट बी कॉपीड। पहले ऑब्जेक्ट ने अगर एक एरे बनाया, उसको एक पॉइंटर पॉइंट कर रहा था, अगर आपने शैलो कॉपी टेक्निक यूज कर ली जो कि बाय डिफॉल्ट शैलो कॉपी ही होती है, तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट बनेगा उसका जो पॉइंटर होगा वो किसी नई मेमोरी को पॉइंट नहीं कर रहा होगा, वो भी पहले ऑब्जेक्ट की मेमोरी को ही पॉइंट करने लग जाएगा। इसी को शैलो कॉपी कहते हैं। मतलब इन सच केस अ पॉइंटर कंटेंट दैट इज बेस एड्रेस विल बी कॉपीड बट नॉट द मेमोरी दैट इट पॉइंट्स टू, वो कॉपी नहीं होगी। The field in both original object and the copy will then point to the same dynamically allocated memory, which is not usually what you want. The default copy constructor and the assignment operator makes shallow copies. ये shallow copy by default होता है। ठीक है, अब इस shallow copy को बंद करके deep copy को चालू करने वाला काम, मतलब explicit copy constructor लिखना आना चाहिए। A deep copy copies all fields and makes copies of the dynamically created memory pointed to by the fields. To make a deep copy, you must write explicit copy constructor and overload the assignment operator as the need be. ठीक है, तो देखते हैं क्या है शैलो कॉपी। यहाँ पे एक एग्जांपल है जहां पे एक क्लास बनाई है मैंने डायनामिक एरे, उसके अंदर एक पॉइंटर टू एन एरे लिया हुआ है, ये पॉइंटर है। देखिए
इस क्लास के पास एक अपना कंस्ट्रक्टर है जो कि अंदर डिक्लेयर्ड है और बाहर डिफाइंड है यहाँ पे। इस क्लास के पास एक अपना डिस्ट्रक्टर भी है और एक प्रिंटिंग का फंक्शन है जो इसी पॉइंटर टू एन एरे के द्वारा पॉइंट की गई मेमोरी को प्रिंट कराएगा। देन वी हैव अ चेंज फंक्शन अगेन डिक्लेयर्ड इनसाइड एंड डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, मेन को देखते हैं। इनसाइड मेन आई क्रिएटेड वन एरे, वन डायनेमिक एरे, 5 कमरों का इंटीजर एरे बनाया जिसका पता पी को मालूम है। अगर मैं उसको प्रिंट कराऊंगा तो प्रिंट नहीं करा रहा हूं, सॉरी, मैं अपने एरे को वैल्यूज दे रहा हूं, तो मेरे एरे के कमरों में क्या वैल्यूज आएंगे, आई की वैल्यू को ही डाल दिया, मतलब मेरे एरे में क्या सामान आ जाएगा 0 1 2 3 4, क्योंकि आई की वैल्यूज आ रही है ना, आई 0 से 4 तक जाएगा, 0 1 2 3 4 पी ऑफ आई में पहुंचेगा। अब ये जो एरे तैयार हुआ, ये जो पॉइंटर तैयार हुआ, उसको मैंने यूज किया एक D1 ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। dy array is my class, D1 is my first object. For building this object I am passing p, तो dy एरे के ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जब आप p भेजोगे तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, आपका एरे इसमें पहुंच जाएगा, ये वही एरे हो जाएगा जिसमें वो 1 2 3 4 0 1 2 3 4 डाल के आए थे आप। मगर देखो यहाँ पे ये बात मैं आपको थोड़ी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके कंस्ट्रक्टर में क्या हुआ है। यहाँ पे अलग ऑब्जेक्ट बनाते समय एक अलग मेमोरी एलोकेट की गई है, वो भी डायनामिकली। Since I am dynamically creating an array inside the constructor, now I need explicit copy constructor। वो यहाँ नहीं लिखा हुआ, अभी प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, ये शैलो कॉपी है ना, शैलो कॉपी में वो नहीं होता है। अगर वो नहीं होता है तो प्रॉब्लम आने वाली है, अभी प्रूफ कर दूंगा। यहाँ पे आपके कंस्ट्रक्टर ने एक 5 कमरों का एरे बनाया जिसका नाम pta है। अपने एरे में मैंने वही डाटा कॉपी किया है जो p में था। p कहां था, p मेन में बना था बेटा आपका, मेन में आपने p बनाया था 0 1 2 3 4, उसको अपने ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अंदर भेजा। तो जो ऑब्जेक्ट का एरे बनेगा डायनामिकली, ऑब्जेक्ट का एरे कौन सा है pta, उसमें भी 0 1 2 3 4 आ जाएगा। जब उसमें 0 1 2 3 4 आ गया और आप उसको प्रिंट करेंगे, अभी प्रिंटिंग बाद में आएगी, यहाँ पे देखो क्या काम हो रहा है। यहाँ पे मैं एक D2 ऑब्जेक्ट बना रहा हूं बाय यूजिंग D1। D1 तो बन गया ना, 0 1 2 3 4 से D1 तैयार हो गया। अब उसकी मदद से अगर आप D2 बनाओगे, आप एक कॉपी बनाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, आप D1 को प्रिंट कराओगे तो बोलेगा 0 1 2 3 4, आप D2 को प्रिंट कराओगे अभी भी बोलेगा 0 1 2 3 4, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब कॉपी बनेगी आपका शैलो कॉपी होगा। शैलो कॉपी में D2 के लिए कोई नया एरे बिल्ड ही नहीं होगा। D2 को बनाने के लिए आपको क्या लगता है ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? नहीं, ये कंस्ट्रक्टर तो वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है ना, तो D2 को बनाने के लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, द वन दैट वी गेट फ्रॉम द कंपाइलर। वो क्या काम करता है, वो इस D1 की कॉपी बनाएगा, शैलो कॉपी बनाएगा, मतलब कोई नया एरे नहीं बनने वाला है। D1 और D2 सेम एरे को पॉइंट करेंगे। अगर आप आउटपुट देखने की कोशिश करेंगे तो देखो दोनों में 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 आया। उसके बाद क्या हुआ देखिए, फिर मैंने क्या किया, D2 को तो प्रिंट कर दिया, 0 1 2 3 4 आ गया। नाउ आई हैव अगेन बिल्ट अनदर एरे, अ न्यू एरे Q। मैंने यहाँ पे Q बनाया और Q को बनाते समय उसका सामान क्या रख दिया, i+1 Q ऑफ i में डाल दिया, मतलब 1 2 3 4 वैल्यूज जो है वो Q में जाएंगी। तो एक नया एरे बनेगा जिसकी शुरुआत 0 से नहीं 1 से होगी। द वैल्यूज दैट विल बी देयर इन Q विल बी 1 2 3 4। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज 1 2 3 4 5 आएंगी इस Q के अंदर, मैंने D2 को चेंज किया है। देखो मैंने किसको चेंज किया, D2 डॉट चेंज कॉल कर दिया। चेंज करते समय ये Q एरे अंदर भेज रहा हूं, तो एक्चुअली में क्या चेंज होना चाहिए, D2 चेंज होना चाहिए ना सिर्फ। मैंने D1 डॉट चेंज देखो कहीं नहीं लिखा है, मैंने चेंज किसको किया है, D2 को। ठीक है, तो चेंज फंक्शन अभी दिखा दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर देखिए जब आप D1 और D2 को दोबारा प्रिंट करेंगे तो नॉट ओनली योर D2 बट योर D1 हैज आल्सो चेंज्ड। चेंज किया सिर्फ D2 को, मगर रिफ्लेक्ट हो गया दोनों ऑब्जेक्ट्स में। क्यों? क्योंकि शैलो कॉपी थी। शैलो कॉपी के केस में क्या हुआ था, D1 जब ऑब्जेक्ट बना था उसने डायनामिकली एक मेमोरी एलोकेट की थी अपने अंदर यहाँ पे, मगर जब D2 बना तो D2 ने कोई नई मेमोरी नहीं बनाई। D2 स्टार्ट पॉइंटिंग टू सेम लोकेशन विच D1 क्रिएटेड, तो D2 उसी जगह को पॉइंट कर रहा था जब D1 बना था। तो अगर आप D2 में बदलाव लाओगे तो वो बदलाव D1 में नजर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि दोनों अलग लोकेशंस है ही नहीं है। यही प्रॉब्लम होती है शैलो कॉपी की। शैलो कॉपी में ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टॉपिक आ जाता है डीप कॉपी। देखो यहाँ पे अभी डीप कॉपी बताता हूं 2 मिनट में। D1 and D2 share same memory because copy constructor is missing. That is why D2 change is called, then D1 gets changed automatically. D1 अपने आप बदल गया। ठीक है, अभी देखिए डीप कॉपी में क्या होगा। डीप कॉपी में बाकी सारा कोड एक्जैक्टली सेम है, सिर्फ मैंने यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर ऐड किया है। मतलब जब D2 को मैं बनाऊंगा
तो मैं एक नया एरे बिल्ड करूंगा। यहाँ देखो ये कॉपी है, कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। dy एरे आपका क्या है? अच्छा कॉन्स्ट क्यों लिखा? कॉन्स्ट क्या होता है? कॉन्स्ट बनाने के लिए मतलब एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में कोई बदलाव मत लेना भाई। जो ऑब्जेक्ट d1 है, जब मैं d1 बनाया था, d1 में कुछ वैल्यूज डाली थी, जब मैं d1 को d2 में भेज रहा हूं तो d2 नया ऑब्जेक्ट बनना चाहिए मगर d1 डैमेज नहीं होना चाहिए। तो d2 के बनते समय d1 में कोई चेंज ना आए, उसके लिए मैंने क्या काम किया? मैंने कॉन्स्ट लिख दिया। तो d1 का सामान इस ओल्ड एरे में पड़ा हुआ है, d1 का सामान इस ओल्ड एरे में अवेलेबल है। मैंने एक नया एरे बनाया, ओल्ड एरे की सारी एलिमेंट्स को अपने नए एरे में कॉपी किया। तो अब d1 एंड d2 विल बी पॉइंटिंग टू टू डिफरेंट लोकेशंस। तो क्या होगा? मेन में जब आप d2 को चेंज करेंगे तो दैट चेंज विल बी रिफ्लेक्टेड ओनली इन d2 नॉट इन d1। आप आउटपुट में देख सकते हैं इनिशियली आउटपुट 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 था, बट व्हेन आई चेंज माय d2, d1 इज नॉट चेंजिंग, d1 इज नॉट गेटिंग चेंज। यही होता है डीप कॉपी ऑपरेशन। डीप कॉपी ऑपरेशन में आप एक एक्सप्लिसिट कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखते हैं और वो एक नई मेमोरी अपने ऑब्जेक्ट के लिए अलग से बनाता है, उस मेमोरी के अंदर सामान को कॉपी किया जाता है, ना कि पुरानी मेमोरी को ही ये भी पॉइंट करने लग जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी ऑपरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, यू कैन ईमेल योर क्वेश्चंस टू मी और यू कैन कॉन्टेक्ट मी ओवर माय व्हाट्सएप। I hope the topic was clear to all. So this was all for today, and I shall continue with the topic in my next video soon. If you found my lecture informative and you enjoyed that, then kindly like the video and do subscribe the channel. Till then, goodbye and stay safe. Thank you.